नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपदेष्टा पॉडकास्ट, जहां हम समझते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के गहरे कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा और जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन की, वो अंदरूनी चिंगारी जो हमें अपने लक्ष्यों की तरफ खींचती है या कभी-कभी शायद धकेलती भी है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेरणा आखिर है क्या भला, ये हमें कैसे चलाती है, इसके कितने अलग अलग रूप हैं और वो कौन से बड़े विचार या सिद्धांत हैं जो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये प्रेरणा या मोटिवेशन आखिर है क्या। तो जानकारी के हिसाब से ये हमारे अंदर की एक स्थिति है, एक तरह का मानसिक इंजन कह सकते हैं, जो हमें किसी खास लक्ष्य की तरफ काम करने के लिए उकसाता है। ये समझाता है कि हम या कोई भी जीव क्यों किसी खास समय पर कोई काम शुरू करता है या उसे करता रहता है या फिर उसे बंद कर देता है। और एक मजेदार बात ये भी है कि ये शब्द निकला है लैटिन के मोवरे से। हाँ, मोवेरे, जिसका मतलब है चलना या हिलना। सही। तो प्रेरणा हमें सचमुच आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि प्रेरणा कोई सीधी साधी चीज नहीं है। मतलब ये काफी उलझी हुई जटिल अवधारणा है। अच्छा। हाँ, इसकी एक पक्की परिभाषा पर विशेषज्ञ भी आप कह सकते हैं एक मत नहीं है। कुछ इसे हमारी इच्छाओं से जोड़ते हैं, कुछ हमारी शारीरिक जरूरतों से, तो कुछ इसे सोच विचार और तर्क से जोड़कर देखते हैं। एक और बात, प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम सीधे सीधे देख सकें या नाप सकें। हाँ, ये तो है। हम इसका अंदाजा लगाते हैं किसी के व्यवहार को देखकर या फिर वो खुद क्या बताते हैं, जैसे किसी सर्वे या क्वेश्चनेयर में जवाब देकर। आजकल तो खैर ब्रेन एक्टिविटी को मापकर भी इसका अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, तो अगर ये इतनी जटिल है तो इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या माने जाते हैं? इसमें 3 खास बातें हैं। पहला है दिशा, यानी हम कौन सा लक्ष्य चुनते हैं। जैसे आज शाम दोस्तों के साथ घूमना है या घर पर रहकर पढ़ना है, ये चुनाव। ठीक। दूसरा है तीव्रता, इंटेंसिटी, यानी हम उस चुने हुए काम में कितनी जान लगाते हैं, कितनी ऊर्जा झोंकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस में पसीना बहा देता है और कोई शायद बस हल्के फुल्के अंदाज में करता है। बिल्कुल। और तीसरा है दृढ़ता, हम किसी काम पर कितनी देर तक टिके रहते हैं, खासकर जब मुश्किलें आती हैं या बोरियत होने लगती है। एकदम सही। डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस। और ये पूरी प्रक्रिया भी अक्सर 2 हिस्सों में बटी होती है। अच्छा। पहला है लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग। इसमें हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, और फिर एक लक्ष्य पर पक्का इरादा करते हैं। एक तरह से सोचने विचारने वाला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा है लक्ष्य के लिए प्रयास करना, गोल स्ट्राइविंग। इसमें हम उस इरादे को अमल में लाते हैं, मेहनत करते हैं और रास्ते में आने वाली रुकावटों के बावजूद लगे रहते हैं। एक्शन वाला हिस्सा। ये दोनों चरण अलग जरूर दिखते हैं, पर असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा और उसके हिस्सों की बात। अब आते हैं इसके अलग अलग प्रकारों पर। सबसे आम और जरूरी बंटवारा है आंतरिक इंट्रिंसिक और बाह्य एक्सट्रिंसिक प्रेरणा का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक प्रेरणा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो है जो हमारे अंदर से आती है। किसी काम को करने में हमें मजा आता है, हमारी जिज्ञासा शांत होती है या हमें बस अच्छा महसूस होता है। जैसे कोई शौक के लिए गाना गाता है या कोई पहेली सिर्फ इसलिए सुलझाता है क्योंकि उसे चुनौती पसंद है। बिल्कुल। ये अंदर से आती है। और बाह्य प्रेरणा? बाह्य प्रेरणा इसके विपरीत बाहर से आती है। कोई इनाम पाने के लिए, सजा से बचने के लिए या दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। जैसे कोई बच्चा अपना कमरा इसलिए साफ करता है ताकि उसे खेलने के लिए ज्यादा समय मिले, या कोई कर्मचारी टारगेट इसलिए पूरा करता है ताकि उसे बोनस मिले। एकदम। तो इन दोनों में ज्यादा असरदार कौन सी है या ज्यादा अच्छी कौन सी है? ये एक दिलचस्प सवाल है। आंतरिक प्रेरणा अक्सर ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होती है। अच्छा। जब हम किसी काम को उसके अपने लिए करते हैं तो हम उसमें ज्यादा गहरे उतरते हैं, ज्यादा सीखते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाह्य प्रेरणा बेकार है। हाँ, वो भी तो जरूरी होती होगी। बिल्कुल। ये उन कामों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है जो शायद हमें स्वाभाविक रूप से पसंद ना हो, जैसे रोजमर्रा के कुछ नीरस काम। हाँ, एक पेज जरूर है इसमें। वो क्या, कभी-कभी बाहरी इनाम, खासकर अगर वो पहले से पसंद वाले काम के लिए दिया जाए, तो अंदरूनी मजे को कम कर सकता है।
इसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। ओ अच्छा, जैसे अगर किसी को पेंटिंग का शौक है और उसे पैसे देकर पेंटिंग बनवाई जाए तो हो सकता है उसका शौक धीरे धीरे काम लगने लगे। हाँ बिल्कुल, यही उसका वो अंदरूनी मजा शायद कम हो जाए। तो ये संतुलन साधना जरूरी है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और विभाजन जो सुनने में आता है वो है सचेत, कॉन्शियस और अचेतन प्रेरणा का। ये क्या है? हाँ, सचेत प्रेरणा वो है जिसके बारे में हम जानते हैं। हमें पता होता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। जैसे हमें प्यास लगी है इसलिए हम पानी पी रहे हैं, ये सचेत प्रेरणा है, साफ है। ठीक। लेकिन फ्रॉइड जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि हमारे बहुत से व्यवहार अचेतन इच्छाओं या डरों से प्रेरित होते हैं, जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। ओहो। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हो क्योंकि बचपन में उसे लगता था कि उसे खुद को साबित करना है, पर वो सचेत रूप से इसे ना पहचानता हो। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि प्रेरणा की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे कितने फैसले हमारे अपने काबू में हैं और कितने अनजाने में हो रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रेरणा के पीछे के सिद्धांतों यानी थ्योरीज को समझते हैं। हाँ जरूर। इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है ना? सामग्री सिद्धांत कंटेंट थ्योरीज और प्रक्रिया सिद्धांत प्रोसेस थ्योरीज। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं सामग्री सिद्धांतों की। ये इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या चीजें हमें प्रेरित करती हैं, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं। सही। व्हाट मोटिवेट्स अस? और जब जरूरतों की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में ये विचार दिया था और हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र प्रमुखता से है। हाँ, ये बहुत ही फाउंडेशनल थ्योरी मानी जाती है। मैस्लो ने कहा कि इंसान की जरूरतें एक पिरामिड की तरह सजी होती हैं, एक क्रम में। जब तक नीचे के स्तर की जरूरतें पूरी नहीं होती, इंसान ऊपर के स्तर की जरूरतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एक हायरार्की है। हाँ, इसमें 5 मुख्य स्तर हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले शारीरिक जरूरतें, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नींद, मतलब जीने के लिए जो बिल्कुल जरूरी हैं। बेसिक सर्वाइवल नीड्स। फिर सुरक्षा जरूरतें, सेफ्टी नीड्स, जिस्मानी और माली सुरक्षा, स्थायित्व, सेहत की चिंता। ठीक है, सिक्योरिटी। उसके बाद सामाजिक जरूरतें, सोशल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, रिश्ते नाते, दोस्ती, प्यार, किसी समूह का हिस्सा होना। बिलोंगिंगनेस। हाँ, कनेक्शन, दत्त पाना, रिकग्निशन। और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर आत्मसिद्धि जरूरतें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपनी पूरी काबिलियत को पाना, वो बनना जो हम बन सकते हैं, खुद का विकास। अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना। ये मॉडल बहुत प्रभावशाली रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मैस्लो ने खुद बाद में इसमें कुछ और परतें जोड़ी थीं। अच्छा, जैसे जानने और समझने की जरूरत, कॉग्निटिव नीड्स, सुंदरता और संतुलन की जरूरत, एस्थेटिक नीड्स, और यहाँ तक कि आत्म उत्तरांश यानी खुद से आगे बढ़कर किसी बड़े मकसद या आध्यात्मिकता से जुड़ने की जरूरत। ओ, ये तो कम सुनने में आता है। हाँ, एक और अहम फर्क उन्होंने किया कमी की जरूरतों, डेफिशिएंसी नीड्स यानी पहले 4 स्तर, और विकास की जरूरतों, ग्रोथ नीड्स यानी सबसे ऊपरी स्तर। इसका क्या मतलब हुआ? कमी की जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो उनकी तरफ धकेलने वाली प्रेरणा कम हो जाती है। जैसे पेट भर गया तो खाने की प्रेरणा कम हुई। लेकिन विकास की जरूरतें जैसे आत्मसिद्धि ऐसी हैं कि वो पूरी होने पर कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ सकती हैं, हमें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अब काम की दुनिया यानी वर्कप्लेस के लिहाज से एक और अहम सिद्धांत है हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। हाँ, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कर्मचारियों पर रिसर्च करके पाया कि नौकरी में संतुष्टि सैटिस्फैक्शन और असंतुष्टि डिससैटिस्फैक्शन 2 अलग-अलग चीजों से आती है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने इन्हें प्रेरक, मोटिवेटर्स, और स्वच्छता कारक, हाइजीन फैक्टर्स कहा। हाँ, प्रेरक कारक वो हैं जो संतुष्टि बढ़ाते हैं, जैसे काम खुद कितना चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प है, उपलब्धि की भावना, पहचान मिलना, तरक्की के मौके। ये चीजें सीधे काम से जुड़ी हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको काम पर आने के लिए उत्साहित करती हैं। दूसरी तरफ है स्वच्छता कारक। ये वो चीजें हैं जिनकी कमी से कर्मचारी नाखुश होते हैं, लेकिन अगर ये मौजूद हों तो जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा प्रेरित या संतुष्ट हो जाएं। अच्छा, जैसे कि इनमें आती हैं तनख्वाह, काम करने का माहौल,
नौकरी की सुरक्षा, बॉस का व्यवहार, कंपनी की पॉलिसी वगैरह। हर्जबर्ग का कहना था कि ये कारक असंतोष को रोक तो सकते हैं, पर असली प्रेरणा और संतुष्टि नहीं लाते। ये बस बेसिक मिनिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अच्छी सैलरी दे देना काफी नहीं है किसी को प्रेरित करने के लिए। मतलब वो नाखुश नहीं होगा, पर जरूरी नहीं कि खुश और प्रेरित हो। बिल्कुल। हर्जबर्ग के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी सच में प्रेरित हों और अपना सर्वश्रेष्ठ दें, तो आपको स्वच्छता कारकों जैसे ठीक-ठाक वेतन, सुरक्षित माहौल का ध्यान तो रखना ही होगा, ताकि वो नाखुश ना हों। लेकिन साथ ही आपको प्रेरक कारकों पर भी जोर देना होगा। उन्हें ऐसा काम देना होगा जो मायने रखता हो। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना देनी होगी और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देने होंगे। ये सिर्फ असंतोष दूर करने और सच्ची प्रेरणा जगाने के बीच का फर्क है। ये समझना प्रबंधकों के लिए बहुत जरूरी है। सामग्री सिद्धांतों में और भी हैं, जैसे मैक्लीलैंड की 3 जरूरतें, उपलब्धि, संबद्धता, शक्ति, और मैग्रेगर की थ्योरी X और Y। हाँ, मैक्लीलैंड की थ्योरी कहती है कि ये जरूरतें सीखी जाती हैं, और मैग्रेगर बताते हैं कि मैनेजर्स अपने कर्मचारियों को कैसे देखते हैं, या तो आलसी X या स्वप्रेरित Y। ये सब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारी जरूरतें और धारणाएं प्रेरणा को कैसे आकार देती हैं। ठीक है, अब सामग्री सिद्धांतों से आगे बढ़कर प्रक्रिया सिद्धांतों, प्रोसेस थ्योरीज पर आते हैं। ये सिद्धांत इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे काम करती है। वो कौन सी सोचने की प्रक्रियाएं हैं जो हमें किसी खास दिशा में काम करने के लिए तैयार करती हैं। हाँ, ये कैसे पर फोकस करते हैं, हाउ मोटिवेशन वर्क्स। इनमें एक प्रमुख सिद्धांत है व्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर व्रूम। हाँ, व्रूम। इनका कहना था कि हम कोई काम करने का फैसला इस आधार पर लेते हैं कि हमें उससे क्या नतीजा मिलने की उम्मीद है और वो नतीजा हमारे लिए कितना मायने रखता है। ये काफी तार्किक लगता है। तो इसमें क्या मुख्य बातें हैं? हाँ, व्रूम ने इसके 3 मुख्य तत्व बताए। 1, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी। ये हमारा विश्वास है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उस काम को कर पाएंगे या अपना प्रदर्शन सुधार पाएंगे। मतलब, क्या मैं ये कर सकता हूं वाला सवाल। एफर्ट परफॉर्मेंस लिंक, ठीक है। 2, साधनता, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ये हमारा विश्वास है कि अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें उसका कोई निश्चित परिणाम या इनाम मिलेगा। परफॉर्मेंस आउटकम लिंक। अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे क्या मिलेगा। ओके। 3, संयोजकता, वेलेंस। वो परिणाम या इनाम हमारे लिए कितना जरूरी या आकर्षक है, उसकी वैल्यू। क्या मुझे वो इनाम चाहिए भी। अच्छा, तो मतलब तीनों का मजबूत होना जरूरी है, कोई एक भी कम हुआ तो? हाँ, व्रूम के मुताबिक प्रेरणा इन तीनों का गुणनफल है। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वेलेंस। गणितीय रूप से गुणा करने का मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज 0 या बहुत कमजोर है तो पूरी प्रेरणा ही ढह जाएगी। समझ गई। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं कोशिश करके भी पास नहीं हो सकती, एक्सपेक्टेंसी कम, या पास होने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी कम, या मुझे वो नौकरी चाहिए ही नहीं, वेलेंस कम, तो पढ़ने की प्रेरणा कम होगी। बिल्कुल सही समझा आपने। उच्च प्रेरणा के लिए तीनों का मजबूत होना जरूरी है। ये तो बहुत तार्किक लगता है। एक और बहुत प्रभावशाली प्रक्रिया सिद्धांत है लॉक का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी। एडविन लॉक और गैरी लैथम ने इस पर काफी काम किया है। हाँ, और ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। इनका मुख्य विचार ये है कि जब लक्ष्य स्पष्ट, स्पेसिफिक और चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होते हैं और उनके साथ हमें अपनी प्रगति पर प्रतिक्रिया, फीडबैक मिलती रहती है, तो हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बजाय इसके कि लक्ष्य अस्पष्ट हो, बस अच्छा करो, या बहुत आसान हो। बिल्कुल। ये सिद्धांत बहुत व्यवहारिक है। इसने हमें सिखाया कि अच्छे लक्ष्य कैसे तय करें। कुछ खास बातें हैं इसमें। स्पष्टता, क्लैरिटी। लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, जिसे मापा जा सके। ज्यादा बिक्री करना से बेहतर है इस महीने बिक्री 10% बढ़ाना। स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। चुनौती, चैलेंज। लक्ष्य थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, जो हमें थोड़ा खींचे, पर इतना भी नहीं कि नामुमकिन लगे। अचीवेबल बट चैलेंजिंग। हाँ। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। हमें उस लक्ष्य को पाना भी है, उसके प्रति एक तरह का समर्पण होना चाहिए। रिलेवेंट। ओके। प्रतिक्रिया, फीडबैक। हमें पता चलते रहना चाहिए कि हम लक्ष्य की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। कार्य जटिलता, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर काम बहुत पेचीदा है तो लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ना और सीखने का समय देना जरूरी है। टाइम बाउंड भी कह सकते हैं इसे। ये तो जैसे स्मार्ट गोल्स का आधार लगता है। हाँ, काफी हद तक।
लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत ने स्मार्ट लक्ष्यों जैसे फ्रेमवर्क को वैज्ञानिक आधार दिया है। यह सिद्धांत बताता है कि सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है, लक्ष्य कैसा है ये बहुत मायने रखता है। और भी प्रक्रिया सिद्धांत है, जैसे एडम्स का समता सिद्धांत, इक्विटी थ्योरी, जो तुलना पर आधारित है। हाँ, कि हमें दूसरों की तुलना में निष्पक्षता महसूस हो रही है या नहीं। और स्किनर का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत भी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कहता है कि व्यवहार उसके परिणामों से सीखा जाता है, इनाम और सजा। बिल्कुल। तो हमने कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझा कि क्या चीजें हमें प्रेरित करती हैं, जरूरतें, सामग्री सिद्धांत, और ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, सोच, उम्मीदें, लक्ष्य, प्रक्रिया सिद्धांत। अब जरा देखते हैं कि ये प्रेरणा हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर कैसे असर डालती है। हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन की बात करें। छात्रों में सीखने की ललक जगाना, उन्हें क्लास में शामिल रखना और उनकी अकादमिक सफलता, इन सब के पीछे प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, आंतरिक प्रेरणा यहाँ खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छात्र विषय को ज्यादा गहराई से समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, प्रेरित भी करता। हाँ, ये बात सही है। और कार्यस्थल पर तो प्रेरणा की अहमियत हम देख ही चुके हैं, हर्सबर्ग और व्रूम की थियोरीज में। कर्मचारी कितने मन लगाकर काम करते हैं, नौकरी से कितने खुश हैं, कंपनी के प्रति कितने वफादार हैं, ये सब उनकी प्रेरणा पर निर्भर करता है। हाँ, और जानकारी में गैलप की एक रिपोर्ट का जिक्र है कि कर्मचारियों में जुड़ाव की कमी, लो एंगेजमेंट से दुनिया की अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान होता है। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। यहाँ वेतन भत्ते जरूरी हैं, स्वच्छता कारक, पर काम का मतलब, पहचान मिलना और सीखने के मौके, प्रेरक कारक भी उतनी ही अहम है। खेल में भी यही बात लागू होती है ना? खिलाड़ी कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं, मैच में कितना जोर लगाते हैं और हार के बाद कैसे वापसी करते हैं, ये सब प्रेरणा पर टिका है। बिल्कुल, एक अच्छा कोच सिर्फ तकनीक नहीं सिखाता, वो खिलाड़ी के अंदर जीत की भूख और हौसला भी जगाता है। मोटिवेशनल स्किल्स बहुत जरूरी हैं। नहीं हो या बुरी आदत छोड़नी हो, जैसे रोज कसरत करना, वजन कम करना, सिगरेट छोड़ना या पैसे बचाना, इन सब के लिए मजबूत प्रेरणा चाहिए। हाँ, साइकोलॉजी टुडे का लेख भी शायद इसी बात पर जोर देता है कि लंबे समय तक चलने वाले बदलावों के लिए अंदरूनी प्रेरणा वो क्यों बहुत जरूरी है। बाहरी दबाव ज्यादा दिन काम नहीं करता। यानी प्रेरणा सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी को छूती है। लेकिन क्या होता है जब ये प्रेरणा होती ही नहीं? इसका उल्टा क्या है? जानकारी में 2 शब्दों का जिक्र है, ए मोटिवेशन और अक्रेजिया। हाँ, ये भी समझना जरूरी है। ए मोटिवेशन तो शायद सीधी सीधी बात है, रुचि या इच्छा की कमी, किसी काम को करने का मन ही नहीं करना, एक तरह की उदासीनता, एपैथी। बिल्कुल, कोई कारण ही महसूस ना होना कुछ करने का। ये थोड़े समय के लिए हो सकती है या कुछ मामलों में ज्यादा गंभीर और स्थायी रूप ले सकती है, जिसे अमोटिवेशनल सिंड्रोम भी कहते हैं। और अक्रेशिया, ये क्या है? ये शब्द मैंने कम सुना है। अक्रेशिया थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। इसे इच्छा शक्ति की कमजोरी कहते हैं, वीकनेस ऑफ द विल। राइट। या ये वो स्थिति है जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम मानते भी हैं कि वो सही है, लेकिन हम खुद को वो करने के लिए राजी नहीं कर पाते। ओहो, जैसे कोई छात्र जानता है कि परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी है, पर वो टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। या कोई जानता है कि मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं, पर वो खुद को रोक नहीं पाता। ये जानना कि क्या सही है और उसे कर पाना, इसके बीच का जो फासला है, वही अक्रेशिया है। ये तो बहुत आम लगता है। हाँ, ये बहुत आम है। हम सब कभी ना कभी इसका अनुभव करते हैं। ये दोनों ही अप्रेरणा और अक्रेशिया हमारे लक्ष्यों को पाने और एक बेहतर जीवन जीने में बड़ी रुकावटें बन सकती हैं। तो हमने आज प्रेरणा की इस दिलचस्प और जटिल दुनिया की सैर की। हमने देखा कि ये क्या है, इसके कितने अलग अलग पहलू हैं, अंदरूनी और बाहरी, सचेत और अचेतन, ज़रूरतें और प्रक्रियाएं। हमने मैस्लो की ज़रूरतों के पिरामिड से लेकर व्रूम की उम्मीदों और लॉक के लक्ष्यों तक कई अहम विचारों को छुआ। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है। इन तमाम अंदरूनी ज़रूरतों, बाहरी इनामों, सीखी हुई आदतों, सोचे समझे लक्ष्यों और अनजाने प्रभावों के बीच हम अपनी प्रेरणा पर असल में कितना नियंत्रण रखते हैं? ये तो गहरा सवाल है। क्या प्रेरणा कुछ ऐसी है जिसे हम चुनते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से जगा सकते हैं, या फिर हम काफी हद तक अपने अंदर और बाहर की ताकतों के एक तरह से परिणाम हैं जो हमें किसी खास दिशा में धकेलती रहती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।
प्रेरणा की इस गहरी और विचारोत्तेजक पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इन अलग-अलग नजरियों और सिद्धांतों ने आपको इस शक्तिशाली मानवीय शक्ति के बारे में सोचने के लिए कुछ नया मसाला दिया होगा। हमारे विशेषज्ञ ने जो आखिरी सवाल उठाया है, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हुआ तो उपदेष्टा को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर बात करेंगे शिक्षा, सोच और जीवन के नए पहलुओं पर। उपदेष्टा पॉडकास्ट, सोचने, समझने और सिखाने का सफर।